इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्री देने के सेंटर्स हो गई हैं या फ्यूचर नेशन बिल्डर्स को क्रिएट भी कर रही हैं? यहाँ पर एक पद्धति बन गई कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा रोजगार प्राप्त करने के लिए। रोजगार कौन सा? तो रोजगार भी सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। पेरेंट्स के लेवल पे देखें, वो अभी भी ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि मेरे बच्चे के 7th में मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10th में मार्क्स कितने आ रहे हैं। आवश्यकता तो कुछ और है विश्व की, वर्तमान समय की, राइट। और हम जो शिक्षित मेन पावर तैयार कर रहे हैं उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के भारत को अग्रणी बनाने के लिए कार्य करने की क्षमता नहीं है। तो आज आप देखते हैं, कई बार आपको सुनने में आता है कि बीटेक चाय वाला, MBA चाय वाला। तो चाय बनाने का व्यवसाय में भी कोई नहीं, नया प्रयोग करना होगा। अगर आप बिल्कुल वैसी ही चाय बनाएंगे जो हर छोटी सी थड़ी या ढाबे पे या रेस्टोरेंट में मिलती है, तो आपकी चाय नहीं बिकेगी। अभी भी प्रैक्टिकल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ स्किल एजुकेशन की, अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैक्सिमम बच्चे एजुकेटेड हो। स्कूलों में चिंतन क्या हो गया कि प्रैक्टिकल फिजिक्स, प्रैक्टिकल इज नॉट इम्पोर्टेंट, फिजिक्स थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज इन AI और JEE मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो थ्योरी पर होगा। NEP का रोल भी बहुत आ रहा है, बिकॉज NEP इन चीज़ों को समझ रहा है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। NEP में स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की। अब स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम कब सफल होगा? जब स्टूडेंट्स NEP को अपनाएं। राइट। जब स्टूडेंट के दिमाग में कोई पर्पस है ही नहीं, तो कह रहा सीधे मुझे दिल्ली के अच्छी यूनिवर्सिटी से BCom करना है बस, वो BCom के बाद 30 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये तो कोई सोच नहीं हुई ना। इंडिया में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अब्रॉड में जाके पढ़ना रेदर देन स्टडिंग इन द होम कंट्री। भारत में एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होती है। जब बच्चा BA MA कर रहा है तो पेरेंट्स सारा खर्चा उठाते हैं, उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। राइट। आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 20 घंटे काम करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं, चाहे आप अमेरिकन नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो। हेलो एवरीवन, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जहां GR इंक्रीज करने का प्रेशर है, वहीं एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस भी है। साथ ही AI और टेक्नोलॉजी क्लासरूम्स को फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं और ग्लोबली compete करने का चैलेंज भी हमारे सामने है। इन सब में एक सवाल ये है, क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ डिग्री देने के सेंटर्स हो गई हैं या फ्यूचर नेशन बिल्डर्स को क्रिएट भी कर रही हैं? और इन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एकेडमिक लीडर जिन्होंने स्किल एजुकेशन, इनोवेशन और हायर एजुकेशन को बहुत डीपली स्टडी किया है। प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर अशोक कुमार नागवत जी, जो कि वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम, आपने हमें टाइम दिया ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। सो सर, वीड लाइक टू स्टार्ट वेरी क्लियरली फ्रॉम कि अब जो सर यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस कंट्री में, डे बाई डे सर हमारी डेमोग्राफिकली तो हम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पर एजुकेशनली सर अभी हम उतने कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो सर उसका क्या रीज़न है कि डेमोग्राफिकली हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं पर हम एजुकेशनली इतना ग्रो नहीं कर पा रहे? मैं भी इन माई ओपिनियन और जितना मैं सोचता हूँ उसके आधार पर ये कह सकता हूँ आपको कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में और जो एक फेल्योर रही वो ये है कि कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से हमें जो स्ट्रेटजी और जो पद्धति अपनानी थी वो अपनाने के बजाय हमने एक अन्य दृष्टिकोण को अपना लिया, जो कि कॉलोनियल माइंडसेट की देन है। तो भारत में अगर आप देखें कि 1500 के पहले 1700 तक इवन जो शिक्षा की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ड्रीम, पर्पस और विज़न ड्रीवन थी कि किसका क्या स्वप्न है, क्या करना चाहता है। तो शिक्षा को फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में नहीं रखा गया था। तो अगर आप तक्षशिला या नालंदा के भी बात करें तो जिस विषयों में, जिन विषयों में आपकी रुचि है, वहाँ पर हर विषय के ज्ञाता हैं। आप वहाँ पर जाएंगे और ज्ञाता निर्धारित करेगा कि आपको कैसे शिक्षा दी जाएगी, और उसके प्रमाणीकरण के बाद तो दस्तावेज तो तब भी बनते थे, हर छोटे छोटे। तो जब इब्न बतूता भी भारत में आया तो उसको भी दस्तावेज दिए गए, सर्टिफिकेशन किया गया। लेकिन जो भी हायर एजुकेशन या शिक्षा की उच्च व्यवस्था थी, उसमें व्यक्ति की
प्राथमिकता थी कि वो क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके आधार पर वो गुरु का चयन करें। लेकिन जब कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हुआ तो शिक्षा की एक नई व्यवस्था बनाई गई जो केवल उनके इंटरेस्ट को महत्व देती है कि कॉलोनियल पावर्स जो थे उनको भारत का संचालन करने के लिए जिस प्रकार के लोगों की आवश्यकता थी वो उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुरूप किया और उन्होंने उस खुली व्यवस्था को भारत में महत्व नहीं दिया जो यूरोप के अग्रणी विज्ञान के केंद्रों में थी या अमेरिका में जो डेवलप हो रही थी, जो स्टैनफोर्ड में बाद में हुई और जो MIT की है या कैम्ब्रिज की है या ऑक्सफोर्ड की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के बजाय उन्होंने इस बात को अधिक महत्व दिया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए। तो हमारा यहाँ पर एक पद्धति बन गई कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा रोजगार प्राप्त करने के लिए। रोजगार कौन सा, तो रोजगार भी सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। वहाँ पर सरकारी क्षेत्र का मतलब है क्योंकि हमारी एजुकेशन में ये धारणा लोगों में स्थापित कर दी कि अगर आप ब्रिटिश कॉलोनियल राज के साथ काम कर रहे हैं तो आप बड़े व्यक्ति हैं, आपका अधिक महत्व है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में लोगों का ढांचा ही इसलिए बन गया कि भाई आप डिग्री ले लीजिए, एक सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसके बाद हमने ये मान लिया कि हमारी जो सरकार है उसका कर्तव्य है कि हमें एक सरकारी क्षेत्र में रोजगार दें और हमारा जीवन यापन और हमारी सारी श्रेणी जो है वो बेहतर हो। तो हमने वो स्वप्न तो ले लिया उतना ही कि बस एक रोजगार प्राप्त करना है। तो ये एक विचार जो है, मैं इसको आधिकारिक तौर पर भले ये नहीं कह सकता हूँ कि सोची समझी रणनीति के अंदर तय किया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यही परिणाम इसका परिलक्षित हुआ कि भारत में उच्च शिक्षा की जो भूमिका रही वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के स्वप्न को विकसित करने की, उसके विचारों को विकसित करने की महत्ता नहीं दी गई। तो उसमें कहा गया कि आप प्रमाण पत्र ले लीजिए और प्रमाण पत्र के बाद आपको जो है अवसर मिलेंगे। अब क्योंकि देश की आबादी इतनी अधिक है, अवसर सभी को दिए नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार की व्यवस्था आप स्थापित कर लें। तो जब प्रारंभ में जब कम लोग थे, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के जब लोग आए होंगे ब्रिटिश काल के अंदर, तो उनको तो रोजगार मिल गया, उनको सम्मान भी मिल गया और आपने देखा कि उन्होंने अपने घर के नेम प्लेट पर अपनी डिग्रियां भी लिखना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों के समय में तो नेम प्लेट में BA MA इस तरह की चीज़ें लिखी जाती थी और उसी से गर्व किया जाता था और उसके आधार पर, क्योंकि आपको ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए कार्यों में जो भी भारत में संचालित होते थे उसमें अवसर मिलते थे और हमने उसको श्रेष्ठ मान लिया। तो दो बात जो ब्रिटिश काल में हुई जो उसका कि बहुत महत्व है, एक तो ये कि जैसे ही 1700 के बाद भारत में जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने भारत के हुनर को, कौशल को ख़त्म कर दिया और जो हमारी थी कि अगर मुझे मटकी बनाना सीखना है तो मैं जो मटकी बनाने में महारत है उसके पास जाऊंगा और उसको गुरु स्वीकार करूंगा, उसके पास पहले उसके निर्देश के अनुसार कार्य करूंगा और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मैं सीख जाऊंगा कि मटकी कैसे बनाई जाती है और उसके बाद मैं अपना करूंगा। पर वो भाई चॉइस है, किसी ने किसी को कहा नहीं कि भाई आपको ये सीखना है। बेस्ट करियर। हाँ, तो ये उसने अपनी चॉइस से एक पाठ्यक्रम में एक तरह से कह दीजिए चूज़ किया और फिर वो काम को तब तक उस घराना स्कूल को कह सकते हैं, घराना स्कूल पद्धति, उसमें जब तक आप में परफेक्शन नहीं आ जाए तब तक आपका सर्टिफिकेशन नहीं करता। तो प्राचीन अगर 1700 के पहले में देखेंगे तो सर्टिफिकेशन तभी हुआ है जब आपने महारत हासिल कर ली है। वहाँ पर ऐसा नहीं 10 में से 5 क्वेश्चन के जवाब लिख दीजिए 50% अंक आ जाएंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, भले ही आप में योग्यता विकसित नहीं। तो कोई भी कागज या डॉक्यूमेंट की वैल्यू तभी तक होती है जबकि वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए। तो अभी पिछले कुछ सालों में ये रियलाइज़ किया गया कि अगर आप में कौशल नहीं है, जो कार्य आपको दिया जाना है उसके कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो आपके डिग्री, डॉक्यूमेंट की, सर्टिफिकेट की वास्तविक वैल्यू कुछ भी नहीं है। और वो क्योंकि जो पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हैं वो भी कंटेम्प्ररी जो रिसर्च है, कंटेम्प्ररी जो अकादमिक है, वो विषय के अंदर जो शोध कार्य चल रहा है, जो नवीनतम समझ है, उसके आधार पर नहीं परिवर्तित होती रही। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो भी हमारे विश्वविद्यालय और संस्थान बने, तो एक जो हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में टीचर सेंट्रिक फ्रेमवर्क, टीचर्स को अधिकांश निर्णय लेने की दी गई, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो आपने देखा कई सालों तक पाठ्यक्रम नहीं बदल रहा है, जबकि आप उसी समय में देख रहे हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो पाठ्यक्रम बदल रहा है।
एग्जैक्टली। वो जो 10 साल पहले जो पढ़ा रहे थे आज नहीं पढ़ा रहे। और मैंने खुद ने ये महसूस किया जब मैंने 1975 से मैं कॉलेज एजुकेशन में स्टूडेंट के तौर पर दाखिल हुआ और 80 तक मैंने किया अध्ययन, MSc तक, मास्टर 5 साल का। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सर्विस के एज ए प्राध्यापक प्रोफेसर के भी कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ वो 10-20% परिवर्तन, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद, हमें हमारी कोशिशों के बाद एकेडमिक काउंसिल और जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होते हैं उसमें परिवर्तन। क्योंकि एक अवधारणा बन गई कि शिक्षा भी एक रोजगार है, शिक्षक होना भी एक रोजगार है। राइट। तो रोजगार है तो रोजगार में सुरक्षा कैसे रहेगी? तो अगर आप कोई नवीन पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे तो आपको वो नवीन पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ेगा। तो जबकि शिक्षा के क्षेत्र में वही व्यक्ति आना चाहिए जो सतत अध्ययन के लिए हो। राइट। शिक्षक जो है वो पहले शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, फिर शिक्षक है। तो अगर वो अध्ययन नहीं करता है, अगर वो निरंतर परिवर्तन नहीं करता है, तो ये मान लेना ही गलत बात थी कि शिक्षा कोई एक स्थायी ढांचे के अंदर बंधी हुई रह सकती। फिर हमने बॉडीज़ बना दी, डेफिनेटली कई तरह के संस्थान है स्कूल एजुकेशन से लगा करके, कि जो हमने कोशिश भी की तो ब्यूरोक्रेटिक प्रयास थे। तो इसलिए ये हुआ कि आवश्यकता तो कुछ और है विश्व की, वर्तमान समय की। राइट। और हम जो शिक्षित मेन पावर तैयार कर रहे हैं उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के भारत को अग्रणी बनाने के लिए कार्य करने की क्षमता नहीं है। पर सर अभी भी अगर हम देखें तो स्टिल सिस्टम इज़ सो मच मार्क्स ओरिएंटेड। अभी भी हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि नाउ इट्स अ रिक्वायरमेंट कि प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। और जो मार्क्स सेंट्रिक है कि अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि लाइक पहले तो 50 में से 100 नहीं आ रहे थे, तो अभी भी सर ये जो माइंडसेट है ये नहीं शिफ्ट हो रहा। चाहे आप स्कूल लेवल्स पे देखें, पेरेंट्स के लेवल पे देखें, वो अभी भी ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि मेरे बच्चे के 7th में मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10th में मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा किस स्किल को सही से ऑप्ट कर पा रहा है या वो इन फ्यूचर क्या बेस्ट कर सकता है। मेरा ये मानना है कि बेबी ब्लूमर जनरेशन जिसको मैं बिलोंग करता हूँ और उसके बाद जनरेशन XY आई है और हम सब जेन ज़ी में आ गए। हाँ, X और अब जी आ गई। तो जनरेशन XY और बेबी ब्लूमर जनरेशन, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो अभी तक उन चीज़ों से, दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया। आज के समय में मैं खुद आपको अपने उदाहरण से लेता हूँ, भले ही शिक्षा से इसका संबंध नहीं है, कि जब मैं बच्चा था तो पहली बात तो हमें बहुत कम रेस्टोरेंट में या कहीं ले जाया जाता था। ठीक है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति और एक ये परंपरा भी नहीं थी कि आप घर पर ही खाना खाएंगे। तो जब आप उसी शहर में रह रहे हैं तो रेस्टोरेंट में जाने का नहीं, बाहर जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने का प्रावधान था। लेकिन उस समय क्या होता था, हमारे पिताजी जो भी कहते हैं कि गुजराती थाली लेनी है तो गुजराती थाली, और साउथ इंडियन थाली लेनी है तो साउथ इंडियन थाली, वही सभी परिवार के सदस्य खाते। तो ये मेरे से बेबी ब्लूमर से पहले की जनरेशन और उन सब की मानसिक सोच थी। अब हम किस में रह रहे हैं? तो आज आप अपने बच्चे के साथ जाएंगे तो अब जनरेशन जी के साथ जाएंगे तो अब कैफेटेरिया अप्रोच चलती है। एक परिवार जा रहा है, वो 6 अलग अलग तरह के ऑर्डर दे रहा है और 6 सदस्य अलग अलग तरह की चीज़ें खा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक विकास का क्रम है, मैं इसको पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ कि अगर आप एक चीज़ में बंधे रहेंगे तो ये चीज़ यहाँ खाने में तो लागू हो गई है, शिक्षा में लागू नहीं हो पाई। पिताजी जो देखते हैं, अभी भी जब भी बच्चों को बताया जाता है तो सबसे अधिक 2 प्रोफेशन जिसका बच्चे जवाब देते हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ही देते हैं। क्योंकि हमारा हर पेरेंट्स जो है वो यही पूछता है क्या बनना चाहते हो, तो अधिक से अधिक, हाँ, तो अधिक से अधिक तीसरा जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की बात कह देंगे। लेकिन क्या जीवन में इन 3 प्रकार के कैरियर्स का ही महत्व है? क्या जो बाकी लोग जो हैं, तो अभी आप अपने बदलावों का अध्ययन करें जो भी आपके जीवन में भी हुए हों, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कौन बदलाव लाया है। तो क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही आपके जीवन में बदलाव लाए? जो एक शोध करता है, तो मेरा एक मानना, जैसे कि टिम्स बर्नर ली ने फिजिक्स के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के रिसर्चर के समाधान के लिए एक समाधान प्रस्तुत किया और उसको नाम दिया वर्ल्ड वाइड वेब, और उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। बिल्कुल। आज दुनिया में हर चीज में वेब टेक्नोलॉजीज मौजूद है, बिना तो अब WWW के वो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब वो वेब टेक्नोलॉजी में जो टिम बर्नर्स-ली का योगदान है, तो वो क्यों कर पाया? क्योंकि टिम बर्नर्स-ली अपने पर्पस से, अपने चिंतन से, अपने स्वप्न के आधारित पर वो कार्य कर रहा था। और हम जो कहते हैं, तो कोई जो बीटेक डिग्री होल्डर या कोई BSc डिग्री होल्डर इस तरह का परिवर्तन कर पाएगा? तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसकी सोच
प्राचीन पद्धति में जब बंधी तक हुई। उस टाइप का एक्सपोजर नहीं पा पाएगा। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं कि शिक्षा का वो जो एनईपी में विशेष तौर पर जोर दिया गया है, और मैं जिसकी वकालत करता हूँ कि ड्रीम एंड पर्पस ड्रीवन होनी चाहिए। यानी बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, और हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं करना चाहिए। और एक जैसे काम करने में अगर सभी लोग आईएएस बनना चाहेंगे तो भारत की जनसंख्या में कितने युवा हैं, क्या इतने युवाओं को आईएएस बनाया जा सकता है? और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये पद्धति हो गई कि बैचलर डिग्री कर ली, उसके बाद आप दिल्ली आ गए आईएएस में, और आप बड़े छोटे से कमरे में रह रहे हैं और लंबे सालों तक आप प्रयास कर रहे हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर अंत में आप में कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। हाँ, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कोई योगदान भी नहीं कर सकते क्योंकि जीवन में आपने सारे फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर मेरा स्वप्न हो चाहे छोटा हो, हर आदमी का महत्व है। तो आज आप देखते हैं कई बार आपको सुनने में आता है कि बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, तो चाय बनाने का व्यवसाय में भी कोई नहीं, नया प्रयोग करना होगा। अगर आप बिल्कुल वैसी ही चाय बनाएंगे जो हर छोटी सी थड़ी या ढाबे पे या रेस्टोरेंट में मिलती है, तो आपकी चाय नहीं बिकेगी। लेकिन आज के तारीख में चायोस इज लाइक अ ब्रांड। अब लोग चायोस, चाय पॉइंट, अगर आप कॉफी को देखेंगे, लाइक कॉफी इज नथिंग बट स्टारबक्स नाउ इज अ ब्रांड। लाइक पीपल इज गोइंग फॉर द स्टारबक्स फॉर द कॉफी। ये स्टारबक्स जहाँ से शुरू हुई, मैं उस शहर में जाकर के भी उन लोगों से मिलकर आया, सिएटल में। सिएटल शहर में सबसे पहले स्टारबक्स हुआ। अब मान लो अब ये एक छोटी सी चीज़ है, तो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है कि जिसने भी शुरू किया उन लोगों के विजन में था कि हमें ये करना है। तो कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वो पैशनेट थे, जैसे कि दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। हाँ, तो अगर मैं चाय के व्यवसाय से भी कोई परिवर्तन ला सकता हूँ, ग्राहकों को संतोष दे सकता हूँ कि मेरा बनाई गई चाय के कप के बाद उनको संतोष मिले, वो प्रगति कर पाएँ, तो वो भी एक योगदान होता है। राइट। तो ये नहीं है कि मैं कोई अधिकारी बन जाऊँ और उसके बाद किसी को कोई राहत पहुंचा दूं और उसी से केवल योगदान होगा। तो ये एक विस्तृत सोच प्राथमिक शिक्षा से ही हमें लानी होगी कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, यूनिक है। तो इंडिविजुअल, कस्टमाइज और पर्सनलाइज लर्निंग को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ कि जो आपको ज़रूरत महसूस हो उसके हिसाब से सीखो, पेस मिल में सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंक्लूड कर लिया गया। ये बड़े गर्व की बात है कि हमने ये परिवर्तन अब स्वीकार किया, अब जा कर के 2020 के बाद, कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन यापन में वो क्या भूमिका निभाना चाहता है, उस भूमिका के आधार पर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। उपलब्धता सुनिश्चित करना समाज का काम है। पर सर, अगर आप बात करें कि आपने एग्जांपल दिया कि नॉर्मली बच्चे को अपना करियर खुद डिसाइड करना चाहिए, पर सर जब हमारे पास उस लेवल का एक्सपोजर है नहीं, प्रैक्टिकली बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता है कि विच इज़ गुड फॉर मी और मे बी मेरा इस तरफ इंटरेस्ट है? तो ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर अन्य ढंग से समझा सकता हूँ कि व्यक्ति को जब ये प्रवृत्ति जब दिया जाएगा अलग अलग एक्सपोजर, हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कॉलोनियल माइंडसेट से हमारा एक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बना, ऐसा ही हमारे यहाँ पर जो है कि एक समाज के प्रति और कहानियों के प्रति एक दृष्टिकोण बना दिया। तो आप देखेंगे कि बॉलीवुड है तो फिल्में बनाता है, तो फिल्म में सभी रोमांटिक फिल्मों के ही महत्व रह गया, तो वो समाज के सोच को प्रभावित करके कुंठित कर देती। हमने कभी उन चरित्रों को ऊंचा बताया ही नहीं कि जो छोटे, जिनको हमने डिग्निटी ऑफ स्किल्स के आधार पर कि ये भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम हमारे पाठ्यक्रमों में कहाँ उन महान वैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो क्या टिम बर्नर्स-ली के बारे में किसी बच्चे को पता है? नहीं। जिसने वेब टेक्नोलॉजी बना दी। क्या आप जो दवाई लेते हैं पैरासीटामोल बुखार आने पर, तो हिंदुस्तान में ग्रामीण व्यक्ति भी बिना डॉक्टर को दिखाए पैरासीटामोल की दवाई ले लेता है। पर आपको पता है किसने खोज की, उसके लिए क्या किया? तो क्या वो व्यक्ति हीरो नहीं है जिसने पैरासीटामोल बनाई? सर सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जिन्होंने जीरो दिया, जिससे सब कुछ है, फ्रॉम मनी टू एवरीथिंग, पीपल स्टिल डोंट नो आर्यभट्टा क्या है उनके बारे में, कहाँ से ही गेट दिस माइंडसेट। हाँ, और हमने उस जीरो के महत्व को समझने की कोशिश भी नहीं की। हमने कहा कि हम एक उलट लें। तो जब मैं छात्र था और मुझे खुद ही आलोचनात्मक चीज़ लगती थी, जब मैं स्टूडेंट था उसके हिसाब से बताऊँ, ज्योग्राफी पढ़ाई गई, हमें बताया गया जिप्सम कहाँ होता है। अब जिप्सम कहाँ होता है, इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या फ़ायदा है? आज के समय में तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस ज़माने में मैं युवा हुआ उसके बाद जब वेब टेक्नोलॉजी आ गई कि जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो हर जानकारी बड़े आधार आसानी से क्लिक पे मिल सकती है। लेकिन जिप्सम उस समय में भी देखें कि हर छात्र को, अगर भारत में सारे स्कूल छात्रों को ये जानकारी रखनी है जिप्सम का महत्व, तो इस बात का है कि जिप्सम से क्या किया जा सकता है,
Right. जिप्सम से क्या क्रांति लाई जा सकती है, जिप्सम से क्या बदलाव लाया जा सकता उसका है, क्या यूज तो हो वो सकता है? दृष्टिकोण के बजाय हमने इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो मैं आपको इसको इस बात से समझाऊंगा कि बेंजामिन ब्लूम एक महान शिक्षा शास्त्री हुए। उन्होंने एजुकेशनल टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा का जो पिरामिड है उसके सबसे ग्राउंड स्तर पे है इंफॉर्मेशन। भारतीय शिक्षा में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना और इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करवाना एग्जामिनेशन में इसी को महत्व दिया गया। लेकिन पिरामिड में जो है पहले तो है कि आप कोई चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो, उसके बाद आप उसको समझें। तो ये कबीर ही कह गए हैं कि अगर आपने समझा नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, बिना समझ के आप कबीर को भी नहीं समझ सकते। राइट। तो मैं एक उदाहरण कई बार देता रहा हूँ, आपके इस पॉडकास्ट में भी कहना चाहता हूँ कि कबीर ने लिखा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा पंडित भयानक है। मैंने अपने एमएससी छात्रों को कहा कि भाई ये एक सेंटेंस है जो कबीर ने, एक दोहा है वो लिखा है, इससे क्या मैसेज मिलता है। तो ये मैसेज भी कबीर सही ढंग से समाज में नहीं पहुंचा पाए। क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि लोग की जब चिंतन खुला हुआ नहीं रहता है तो हम हमारे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। तो मैंने एक इंटरप्रिटेशन दिया मेरे स्टूडेंट्स को कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा पंडित भयानक हुए। इसका मतलब है कि बाय रीडिंग बुक्स नोबडी हैज़ एवर बिकम ए स्कॉलर। पंडित मीन्स स्कॉलर एंड बाय रीडिंग बुक्स नोबडी हैज़ एवर बिकम स्कॉलर, सो वी शुड थ्रो अवे ऑल द बुक्स। सारी किताबें फेंक दो, क्योंकि कबीर कह रहे हैं, महान दार्शनिक हैं, महान मिस्टिक पॉइंट है, तो वो जब कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा पंडित भयानक हुए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। सो इफ़ यू फॉल इन लव यू विल बिकम ए पंडित, ए स्कॉलर। सो नाउ अब ये बात, आपको टू फॉल इन लव जनरली एज टेकन इन द सोसाइटी, उसका मतलब था बायोलॉजिकल लव। और अधिक से अधिक अच्छे ढंग से कहें भाई माता और बच्चे का लव, पिता और पुत्र का लव, तो इस ढंग से आप परिभाषित करते हैं प्रेम को। लेकिन क्या कबीर इस प्रकार के प्रेम की बात कर रहे हैं? Not at all. वो तो नहीं कर रहे हैं। वो तो क्या कह रहे हैं कि आपने गीता, कुरान, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और आपको ये घमंड आ गया है कि आपने पंडित हो गए, आप इन सब के जानकार हो गए। लेकिन अगर किसी शूद्र की छाया पड़ने पर आप नहाने चले जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मानवता जो है वहाँ प्रेम का अर्थ है मानवता है। हर मानव को बराबर समझना, ये तो फर्स्ट लेसन है। फिर इतनी पहला बुक्स लेसन पढ़ ही के नहीं समझा फिर तो आपने क्या ही समझा? राइट, एग्जैक्टली। आपने अगर यही नहीं समझा कि इस पूरी स्कॉलरशिप में कि आप ह्यूमैनिटी कर रहे थे, और उसके बाद फिर व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज बुक्स? तो इसी को मैं कह रहा था आपको कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोहा सुन लिया, दोहा को समझा नहीं, और आपने सोचा कि कबीर भी एक रोमांटिक नोवेल राइटर की तरह रोमांस की वकालत कर रहे हैं, तो गलत होगा। अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है एप्लीकेशन, फिर करके देखना, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। इस बात को मान भी लेना कि ढाई आखर प्रेम का, यानी वी मस्ट गिव डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन स्किल्स विद अदर ह्यूमन बींग्स, वी शुड बिहेव प्रॉपरली। जैसा हम हमारे जैसा हम दूसरे से चाहते हैं कि हमारे प्रति व्यवहार करें, वैसा ही हमारा होना चाहिए। लेकिन इसको अनुप्रयोग करना, ये भी शिक्षा का पात्र है, विषय कि समझना, समझ के बाद प्रयोग करना, प्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण करना कि मैंने ऐसा किया, मैंने सभी के साथ समान व्यवहार किया, फिर मेरे को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला, क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी है, क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसको बेंजामिन ब्लूम कहते हैं एनालिसिस। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद इवेल्युएशन, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो एकेडमिक विषय होते हैं कि एक सामान्य और एकेडमिक एक्सपर्ट में क्या अंतर है, कि वो उस बात को तक नहीं समझ पाता कि ये स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है। इसको इवेल्युएट करना, और क्योंकि ये कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रहती है एजुकेशन में, तो फिर नई चीज़ को क्रिएट करना। तो क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू सॉल्यूशन, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, न्यू वेज ऑफ लिविंग, न्यू वेज ऑफ कंडक्ट, new ways of product development, new ways of providing service is the aim of education in my understanding, and that is what has been communicated by Benjamin Bloom. Well तो said. बेंजामिन ब्लूम ने जो कहा उसके आधार पर हमने शिक्षा को रखा नहीं। तो इसका मैं जब शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था तब भी मैंने कई बार अपने व्याख्यानों में, रिफ्रेशर कोर्स में सब में समझाया कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स को देख लें, वो केवल पहले और दूसरे स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं। मैक्सिमम प्रश्न तो वो पूछ रहे हैं जो केवल इन्फॉर्मेशन है। हाँ? कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें बाद में न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप खाली कोई इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर लेते हैं और रिकलेक्ट करते हैं तो उसमें ब्रेन में एक्टिविटी बहुत कम होती है। आपको रिकलेक्ट करने में ज़्यादा ब्रेन में न्यूरॉन की एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई उस चीज़ के बेसिस पर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन का या स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी अधिक होती है।
तो मेरा अपने शिक्षकों से भी कहना रहा भाई कि अगर आप मैं कक्षा अटेंड कर रहा हूँ और मेरे ब्रेन में मैं केवल जो टीचर बोल रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ और एक नोट्स बना रहा हूँ, जैसे हमारे शिक्षा पद्धति में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो टीचर बोल रहा है मैं लिख रहा हूँ, और कुछ देर बाद ऐसा भी हो जाता है कि वो बोल रहा है मैं लिख रहा हूँ पर मेरे ब्रेन में उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं या आपका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये न्यूरल एक्टिविटी से डिसाइड होगा मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो अब न्यूरल एक्टिविटी आपकी हो नहीं रही है, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन और चैलेंजिंग है ही नहीं, तो वो व्यक्ति चैलेंज को फेस करने के कैपेबल बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अप्रोच में ही नहीं है। तो शिक्षा में वर्तमान समय में आमूलचूल ईमानदारी से शिक्षा देने की आवश्यकता है कि आपको उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, और कैपेबिलिटीज़ तभी बढ़ेगी, और कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी तो न्यूरल एक्टिविटी अधिक होगी। तो मैं कई बार इसलिए कहता हूँ भाई अगर जो आप सोचें कि भाई क्लास अटेंड करना इजी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके न्यूरल एक्टिविटी अधिक होगी तो उसके बाद आपको ठीक है न्यूरल थकान होगी, और अगर नहीं है आपको आराम मिलता है, यानी आपने क्लास अटेंड की और उसके बाद क्योंकि आपने कुछ नहीं सुना कुछ नहीं लिखा तो वो व्यर्थ ही है, वो यूजलेस एक्सरसाइज है। तो ये बेंजामिन ब्लूम की पर्सपेक्टिव को हमें इसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो शिक्षा का प्राइमरी संबंध तो इसी से रहता है कि कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, स्किल लर्निंग पर भी आगे आएंगे, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग को ईमानदारी से हम स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। हमने केवल सतही पिरामिड के बेसिस पर कि टीचर आए। तो मैं जब पहली बार लेक्चरर के तौर पे लगा, डेजिग्नेशन लेक्चरर ऑफ फिजिक्स था, तो मैंने कहा भाई लेक्चरर के कहने का मतलब क्या, लेक्चरर का काम ये नहीं है कि 45 मिनट या 1 घंटे तक आकर के क्लास में कुछ बोलते रहना और बाकी बच्चे सुनते रहे, जब तक इंटरेक्टिव डिस्कशन नहीं हो। इसीलिए आजकल किसकी बात की जा रही है कि फ्लिप्ड क्लासरूम, लेक्चर तो आप वीडियो पे ही देखा हो, यूट्यूब पर, उसके बाद आप आकर के बहस करें, बताएं भाई ये क्या बिंदु है, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, आपकी समझ में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डिस्कशन, इंटरेक्टिव डिस्कशंस जो हैं, वो जब क्लासरूम से गायब हुआ तो शिक्षा केवल एक फॉर्मल ढांचा बन के रह गई। इसमें आपका एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेफिनेटली, बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, उसका इवेल्युएशन भी हो रहा है, एग्ज़ाम में भी वो कॉपीज़ में लिख रहा है, पर वो जिस ढंग से हो रहा है वो ईमानदारी से नहीं हो रहा है। और शिक्षा के जगत में ईमानदारी से अगर प्रयास नहीं होंगे तो वो फेल होगा। तो अगर हमारी कहीं कमज़ोरी है कि हम उस लेवल पर, स्तर पर योगदान नहीं कर पाए विज्ञान के विकास में, यानी टिम बर्नर्स-ली हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है, या जहाँ पर भी हमारे जिन लोगों ने किया, हमारे लोगों ने भी, तो वो उन्होंने जिन्होंने इसको इस स्वरूप को स्वीकार करके और अपना लिया, चाहे हमारे यहाँ ही अपना लिया है चाहे बाहर जाकर अपना लिया, वो लोग तो योगदान कर पाए। बाकी हम ये हो गए कि हम एक चालू व्यवस्था के पार्ट बन गए कि इसको जैसे तैसे टिकाए रखना है। बट सर एक बात चीज़ है ना कि हम अभी भी प्रैक्टिकल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ स्किल एजुकेशन की, अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैक्सिमम बच्चे एजुकेटेड हो। वी वर वेरी फोकस्ड कि हमारा एनरोलमेंट बढ़े, हमारा GER बढ़े, बट वी वर नॉट वेरी फोकस्ड कि इसमें इतना बच्चा प्रैक्टिकली नॉलेज की तरफ गेन करे। वी वर नॉट कंसिडरिंग कि कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि भारत में 170 करोड़ की जनता में हाउ मेनी पीपल आर स्किल्ड। कौशल एवं बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, तो इसलिए मैं अपने विचार इस पर रखना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कौशल एजुकेशन जो है, स्किल एजुकेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हर कार्य, क्योंकि आपको शिक्षा किस लिए चाहिए, किसी कार्य को संपादित करने के लिए, और कौशल शिक्षा जो होती है उसका एक अलग लेवल होता है। एक होती है एकेडमिक डोमेन ऑफ लर्निंग, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। दूसरा होता है लर्निंग इन साइकोमोटर डिवीजन ऑफ द ब्रेन, क्योंकि शिक्षा को न्यूरोसाइंस के आधार पर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा संबंध न्यूरल एक्टिविटी से है। तो साइकोमोटर डिवीजन क्या है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, लोग पसंद करते हैं इसलिए ज़्यादा देता हूँ, कि मेरी वाइफ को भी मालूम है चाय बनाने की रेसिपी क्या है, मुझे भी मालूम है, तो वो तो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग होगी कि चाय कैसे बनाई जाती है, पानी लीजिए, चाय पत्ती वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो हमें सबको, दोनों को मालूम है। मैं अगर 1 कप चाय बनाता हूँ और आपको प्रस्तुत करता हूँ तो आपको पसंद नहीं आती, और मेरी वाइफ जब आपको 1 कप चाय बना के प्रस्तुत करती है आपको पसंद आती है। तो इसका या तो एक कारण हो सकता है जेंडर बायस हो कि भैया हमें पुरुषों के हाथ की चाय पसंद नहीं, पर ऐसा नहीं है। सही में जो अंतर है वो स्किल्स का है। चाय बनाना भी स्किल्स है, जब तक आपकी उसमें रुचि नहीं हो, स्किल या कौशल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब रुचि हो। आपने रेसिपी पढ़ लेने से आप कोई अच्छा खाना नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई सारी चीज़ समझा दे, ब्रेक क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है,
और सारे जो भी गियर फिर क्या भी होते गाड़ी नहीं चला हैं सकते। तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। ड्राइविंग स्किल्स है, और ड्राइविंग स्किल्स के लिए क्या है, आपको करके देखना होता है, और वो कार्य ही आप करके देख सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, और वो कुछ बार तक करें, जब तक नहीं प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो तो उसका महत्व नहीं होता है। तो स्किल एजुकेशन में क्या है कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ता है, जिस तरह के जिन क्षेत्रों में डिमांड है। तो हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए गए उसमें इस बात को महत्व कम दिया गया। तो मैं आपको कहूँ कि हमारे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तो बहुत अधिक है। तो मैंने जो दिक्कत फेस की अपने एज ए शिक्षक के पीरियड में, तो उसके आधार पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे यहाँ पर हर छात्र जो है 12th में जो पढ़ता है, 11th-12th में, वो जो साइंस का है विशेष तौर पर विद्यार्थी, वो जेई मेन और AIEEE जो भी एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का वो देना। उसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, कम सीट्स अवेलेबल होती हैं। कालांतर में क्या हुआ कि उस कोचिंग संस्थान बन गए। कालांतर में ये भी हुआ कि हमने कोर्सेज में जो 12th के हैं एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के रखे हुए हैं कि 16 एक्सपेरिमेंट्स करने, लेकिन फिर ऐसी स्कूल बन गई जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहा, उसको स्क्रू गेज को कैसे पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर को कैसे हैंडल करते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। बट स्कूलों ने अपना एक व्यवस्था स्थापित कर दी, उसके बावजूद उसको मार्क्स तो मिल जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो हमारे स्कूलों में चिंतन क्या हो गया कि प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, फिजिक्स थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज इन AIEEE और JEE मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो थ्योरी पर होगा। वो तो प्रैक्टिकल से और सीखने से और प्रैक्टिकल दक्षता को देख नहीं रहा। तो जब वो बच्चा प्रैक्टिकल करके आया ही नहीं है, अब मैं उसको BSc MSc में पढ़ा रहा हूँ तो उसको कुछ चीज़ समझ ही नहीं है, वो उसमें काबिलियत है ही नहीं कि जो आगे की, और फिर आगे जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसमें उसको काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि एक प्रोग्रेशन। हाँ, तो ये जो है कि हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन को कम महत्व दिया। तो इसीलिए स्किल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं कि कौशल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल का मतलब तीनों तरह का है, लेबोरेटरी में हो, वर्कशॉप में हो, चाहे स्टूडियो में हो। तो जब तक आप करेंगे नहीं, चाहे आपके मीडिया के सेल में भी, जब तक आप स्टूडियो में बैठ करके काम नहीं करेंगे, काम करके देखेंगे नहीं, तब तक आप में दक्षता नहीं आएगी। पहला पॉडकास्ट आपका भी बाद वाले पॉडकास्ट से कंपेयर करेंगे तो बड़ा चाइल्डिश सा लगेगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव के बाद ही व्यक्ति सीखता है। उसको हमने महत्व कम दिया, तो उसके कारण हमारे को एक तो कठिनाई है। अब GER बढ़ा देने से कुछ नहीं होता है कि GER का मतलब ये नहीं है कि फुटप्रिंट से, योग्यता में वृद्धि करना आवश्यक है। और जिस क्षेत्र में जितनी अधिक हो, अगर मैं बहुत अधिक संख्या में ग्रेजुएट्स ऐसे तैयार कर दूं जो हर कोई केवल IAS बनना चाहता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो एफर्ट वेस्ट ही होगा। तो हमें वो देखना होगा कि हमें कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, उसके आधार पर नीति बनानी होगी, उसके आधार पर लोगों को कम्युनिकेट भी करना होगा। या तो लोग खुद देखें कि कहाँ पर संभावना है। तो अब लोग देख रहे हैं, मैं जो जनरेशन Z में उम्मीद देखता हूँ कि अब लोग देख रहे हैं, अब उनको ये चिंता नहीं है कि कोई मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। किसी को लगता है कि मैं रील बना करके भी यूट्यूब स्टार बन सकता हूँ या कोई अच्छी कमाई कर सकता हूँ, तो उसमें जा रहा है जनरेशन जी। वो अपने पेरेंट्स की सलाह की परवाह नहीं कर रहा है। मैं जब छात्र था तब तो पेरेंट्स की सलाह के आधार पर चलते थे, अब कैफेटेरिया अप्रोच है। अब जो मेरी मर्जी को जो मुझे अच्छा लग रहा है, और लोग धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी काम करके और किसी भी एरिया में, और सबको अलग अलग ढंग से ही बढ़ना है। मतलब अपने भाई को कॉपी करने से, अपने अंकल के बेटे को कॉपी करने से नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं चलेगा। शिक्षा में ये नहीं, आपको जो करना है वो आप करिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो आज के समय में सबसे अधिक है। बट ये बिल्कुल समझ लेना होगा कि AI ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में जो ये पुराने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और माइंडसेट्स हैं वो नहीं चलेंगे। तो हमें जो प्रयास करना होगा माइंडसेट बदलने पर, और माइंडसेट बदलने में भी जैसे हम कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट है या रील है, इसमें भी देख लें तो कौन सी पॉडकास्ट और रील ज़्यादा हो रही है पॉपुलर। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हल्के कंटेंट वाली, मजाकिया या मजाक बनाने वाली चीज़ों पर, या राजनीतिक या गलत क्रिटिसिज्म या तो जब तक समाज में एक पॉजिटिव बदलाव नहीं आएगा कि हम समय को समझें, समय की आवश्यकता को समझें कि क्या करना है, और उसके आधार पर हम लें। अगर हम कंटेंट पूरे दिन भर हम मजाक का ही कंटेंट देखते रहेंगे तो फिर हमारा माइंड कैसे डेवलप होगा। हमें इसलिए हमें किन व्यक्तियों के बारे में और
सिखाना चाहिए हमारे छात्रों को स्पेशली स्कूल में, वो हैं जिन लोगों ने वास्तव में बदलाव लाए। इतिहास उन लोगों से नहीं बनता है मेरी दृष्टि में जो राजनीति या समाज में नेता होते हैं। इतिहास उन लोगों से बनता है जो छोटा सा काम भी करते हैं, भले ही उनका नाम प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन वो बदलाव टिकता है। तो वो जो पैरासीटामोल की खोज की हो, चाहे उसने एजिथ्रोमाइसिन की खोज की हो, वो छोटी छोटी दवाइयों को खोज करने वाला नाम आप न जानते हो, आपको राहत उसी से मिलती है। और इसी तरह से ये जो तकनीकी के माध्यम है कि जिस भी व्यक्ति ने किया, पहली बार हमने फैराडे ने जो किया, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फैराडे के साथ एक दलित की तरह व्यवहार होता था उस देश में, जो कि कहते हैं कि भारत में ही ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन उन देशों में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो एक बड़े वैज्ञानिक के असिस्टेंट थे केवल, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। उस फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी संभव हुई, उसके बाद ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये अधिकांश सारा बदलाव वो माइकल फैराडे के से एक छोटी सी शुरुआत है। बट उसने ये परवाह नहीं की फॉर्मल एजुकेशन क्या फैराडे की। आप देख लीजिए कभी भी गूगल पर सर्च करके कि क्या वो कोई कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, पैशनेट थे। तो यही हमें लोगों में संस्कृति लानी होगी कि एजुकेशन तो एक टूल है। मैं एक बार मेरे को किसी चीज़ में पैशनेट हो गया हूँ, उसके बाद क्या एजुकेशन है, क्या करना है, मुझे सीखना है, तो वो मेरे को अपने आप दिखाई देने लगे। प्रैक्टिकल लर्निंग कभी भी थ्योरेटिकल एजुकेशन के सामने बीट ही नहीं कर सकती। अगर आप प्रैक्टिकली साउंड है, किसी चीज़ पे आपने मेहनत की है, उसे सीखा है, उसे बनाया है, उसमें जो इम्पैक्ट आएगा, और वो आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, वो इम्पैक्ट उसमें नहीं आएगा। वो आपका चाय का एग्जाम्पल से मैं एग्री हूँ। हाँ, इसके अलावा भी जैसे आप एग्जाम्पल दें कि कालांतर में लोगों ने कई बार ये महसूस किया है, कई देशों में महसूस किया गया है कि जो काम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर पाती हैं वो एनजीओज कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो सेटअप है वो ब्यूरोक्रेटिक होता है, वो एक प्रक्रिया के द्वारा चयनित होता है। एनजीओ में जो जुड़ता है वो अपनी रुचि से जुड़ता है, अपने संकल्प से जुड़ता है, और वो कार्य करता है, तो संपादित जब होता है तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। बिल्कुल। जबकि कार्य एक ही है, मान लो हमें कोई बदलाव लाना है, छोटा सा ही जागरूकता लानी है, कोई दोनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, और उनमें एक सफल अधिक क्यों है। तो हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि नवीन दृष्टिकोण को अपनाएं, नवीन समाज की नवीन जो चुनौतियाँ हैं उसके आधार पर सबको लिए, जो मैं कहता हूँ कि गार्डन मॉडल ऑफ एजुकेशन इंस्टीड ऑफ फैक्ट्री मॉडल। तो जो आपने पहले कहा, शिक्षा की मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूँ फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन। एंड फैक्ट्री मॉडल का मतलब ये है कि एक कॉलेज से बीए के 50 छात्र हैं, 50 छात्र एक पाठ्यक्रम से आए हैं, एक जैसी योग्यता है। तो फैक्ट्री में भी 50 साबुन बनते हैं, तो साबुन 50 एक जैसे होते हैं। अब एनईपी बात कर रही है गार्डन मॉडल की, कि 50 छात्र एक डिग्री के साथ निकल रहे हैं, 50 अलग अलग तरह के। राइट। तो गार्डन के अंदर आपने कोई भी देखा होगा, दिल्ली में भी किसी भी 2 बाग में चले जाइए, एक जैसे फूलों का वितरण तो नहीं हो सकता ना, हर गार्डन अलग है। राइट। आपका घर का गार्डन भी अलग है, लोधी गार्डन में भी अलग है, तो दूसरा गार्डन में आप चले जाएं वो भी अलग है, तो हर गार्डन के अलग अलग है। वैसे पता है इंडिया में ना एक बात मानते हैं कि एजुकेशन का ना सबसे बड़ा बैरियर है अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस या लैंग्वेज, जबकि आई डोंट फील कि शायद इतना बड़ा बैरियर है। लाइक अगर आप चाहें बाय ओपन स्कूल्स और बाय अदर चैनल्स ऑल्सो, आप उस अफोर्डेबिलिटी जैसे पैरामीटर्स को भी कंपाइल कर सकते हैं। हाँ, अफोर्डेबिलिटी एक इशू इसलिए होता है कि 2 तरह के इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं रहती है जब उसमें निजी संस्थान बिजनेस मॉडल के साथ आते हैं और वो इनकम चाहते हैं अपने एजुकेशनल में। जब तक गवर्नमेंट सिस्टम में एजुकेशन तो हमेशा अफोर्डेबल रही है क्योंकि बहुत कम फ़ी रहती है, लेकिन वहाँ पर काबिल लोगों का रिक्रूटमेंट भी किया जाता है, लेकिन डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो अभी आप देखें कि स्कूल एजुकेशन में भी देखें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन काफ़ी महंगी है, और एक गरीब काम करने वाली या घरों में हाउसमेट जो काम करती है वो अपने एक बड़े स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। राइट। और दूसरी एक अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है कि एजुकेशन में कटौती नहीं की जा सकती। हम मेरे विश्वविद्यालय में अलग अलग पाठ्यक्रम चलते हैं, सबका फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी हमें कुछ में और वृद्धि करनी पड़ी। तो मैं आपको सरल सा उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे फूड प्रोडक्शन का कोर्स चलाना है
ठीक है, मैं आपको फूड प्रोडक्शन का यूजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ भी दे रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट का मान लीजिए, तो अब उसमें मुझे ट्रेनिंग देने में खर्चा तो होगा ही ना, तो वो तो एजुकेशन में आएगा ही ना। तो अफोर्डेबल कैसे एजुकेशन हो जाएगी? तो अगर आपको मैं एक बार पिज़्ज़ा बनवा रहा हूँ और उसमें इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट 300 रुपये 400 रुपये कुछ आ रही है, और उसको मुझे आपको 10 बार कराना है तो 3000 4000 आएगी। तो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें आती है। तो अगर मैं अब केवल एक छोटे से स्कूटर को रिपेयर करना सीखना चाहता हूँ तो उसमें मैं अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल बन सकता है। लेकिन मान लो मैं एक एरोप्लेन को डिज़ाइन करने का और उसको मेंटेन करने का कोर्स करना चाहता हूँ तो उसमें कॉस्टिंग अधिक आएगी। और इसलिए वो उसके कोई भी व्यक्ति जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट है तब तो अलग बात है, वो अफोर्डेबल एजुकेशन को बना नहीं सकता कि खर्च, बिकॉज हमारे पास जो अलग अलग काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, तो अब उसमें हर एक में आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हर चीज़ की कीमत होती है। तो अब मान लो आप फिजिक्स में रिसर्च भी कर रहे हैं, हर जर्नल का सब्सक्रिप्शन भी कीमती है। तो अब अगर आप कोई पाठ्यक्रम में आप वो जर्नल्स को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि फिजिक्स की जर्नल में क्या रिसर्च हो रहा है, और आप एमएससी फिजिक्स कर पाते हैं, तो वो तभी संभव है कि जब किसी संस्थान में आप ले लें, वहाँ पर सीधे आपको लेक्चर्स हों, उसके बाद आपका असेसमेंट हो जाए। पर बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है तो आपको एक्सपोजर देना होगा, एक्सपोजर देना होगा तो जर्नल देखना होगा। अब एक एक जर्नल की जो वैल्यू है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन है। 10 जर्नल का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी डिपार्टमेंट ने तो 30 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो अब या तो कि गवर्नमेंट है तो हमारी सरकार बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आई है, भारत सरकार की भाई सभी जर्नल्स अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे एक नेटवर्क के ऊपर, तो उस ढंग से अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है कि भाई आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक जगह पे कर दिया। अदरवाइज इंडिविजुअल कॉलेज अगर आप सोचें आज की तारीख में तो वो रिसर्च जर्नल्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। लेकिन हायर एजुकेशन तो बिना रिसर्च के अछूते रह करके हायर एजुकेशन देना ईमानदारी तो हो ही नहीं सकती कि आपको जो हो क्या रहा है वो तो पता नहीं है, जो पुरानी बातें आप सिखाए जा रहे हैं, तो उसको जब मैदान में कूदना होगा, यानी जब क्षेत्र में काम करना होगा, तब तो उसको उसके वर्तमान समय के हिसाब से ही करना होगा। तो ये एजुकेशन को भी ऑब्जेक्टिव ढंग से देखने की जरूरत है। और ये मेरा अभी भी मानना निजी मत है, मैं ये कहता हूँ कि इसीलिए जो है सरकार को एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये उनका दायित्व है। सुरक्षा, एक तो हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस, ये तीनों मुख्य तौर पर सरकार के दायित्व हैं। और ये आज का विचार नहीं है, ये विचार जो है पहले जिस समय में राजा महाराजाओं भी थे, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का भी पीरियड ले ले आप, तो उसने भी इन्वेस्टमेंट किया स्कॉलर्स के ऊपर, उसने भी इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के ऊपर। हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन कोई नवीन विचार है, तो आप ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ करके अध्ययन कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। भले ही उसकी नेगेटिव छवि भी है, मैं राजनीति की बात, मैं राजनीतिक इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके योगदान की कह रहा हूँ कि उस पीरियड में भी जिन राजाओं ने इसके महत्व को समझा, शिक्षा के, उन्होंने शिक्षा पर व्यय किया। कुछ राजाओं ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा, तो वो साम्राज्य कभी भी ऊंचे स्तर पर नहीं आ पाए और वो पिछड़ गए और वो भिड़ गए। तो इसलिए ये बात देखना है कि शिक्षा जो है अब इसका दायित्व या तो समाज, क्योंकि समाज को सर्वाइव करना है। एक राजा या एक सरकार क्यों खर्च करती है? अगर इस देश को आगे बढ़ना है और देश के भविष्य को सुनिश्चित करना है तो इसका कोई विकल्प ही नहीं। इसके लिए हमें जो भी, तो डेफिनेटली मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो लगाया वो लोगों के टैक्सेशन लगान से ही, वो चाहे लगान किसान से आया हो, चाहे कारीगर से आया हो या कामगार से आया हो, किसी से भी आया हो, इनकम तो लेनी होगी क्योंकि ये तो आर्थिक व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं से आएगी। सरकार भी करेगी तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कहाँ से करेगी? जीएसटी से करेगी, इनकम टैक्स से करेगी, जो अन्य जो भी टैक्सेस है कलेक्शन। हाँ, लेकिन क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप पे नहीं छोड़ी जा सकती। एक राष्ट्र अगर डेवलप होना चाहता है तो उसको अच्छी एजुकेशन का व्यवस्था करनी होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि फिनलैंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनसे सीखना होगा। अब ये हमारे यहाँ पर ये है कि क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, तो हमारे यहाँ पर इसलिए शिक्षा में व्यय की भी अधिक आवश्यकता होगी और हम उतना कर नहीं पा रहे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जीआर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि जीडीपी का कितना % हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। जीआर तो अपने आप बढ़ेगा और लोग तो जो हमारे हम नहीं सिखा रहे हैं वो अपने ढंग से सीख भी रहे हैं जहाँ उनका जो काम करना होता है। अभी भारत में जो कौशल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई कौशल प्रशिक्षण विधिवत लिया ही नहीं है, विधिवत नहीं लिया है।
वैसे सीख लिया। तो अभी आप अपना स्कूटर ठीक कराने जाएंगे तो जो आदमी आपका स्कूटर ठीक कर रहा है उसने कोई डिप्लोमा थोड़ी किया है, बट बहुत उसने कहीं बेहतरीन कोई कर सकता है। ट्रेनिंग थोड़ी दी है, वो तो वहीं स्कूटर की मैकेनिक के गैराज में ही काम कर करके वो सीख गया है, क्योंकि बिल्कुल। कौशल में तो इसी की आवश्यकता होती है कि आप वो काम करने के बाद आ गया है। तो इसलिए वहाँ पर तो कितनी बचत हो गई, उसके प्रशिक्षण में तो कोई खर्चा नहीं हुआ, और वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको कुछ न कुछ रोजगार चाहिए था, तो उसने वो एक क्षेत्र चुन लिया कि मैं तो ठीक है स्कूटर मैकेनिक ही बन जाता हूँ, दुकान पे जॉब मिल रहा है, मेरा दिन का गुजारा हो रहा है, Right. और वो उस कार्य में प्रवीण हो गया। बट जो काबिल तारीफ होती है कि अगर उस व्यक्ति को वो काम पसंद होता है तो वो व्यक्ति उसके बाद भी कंपोज, आनंदित और सुखी होता है, जो शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुखी बनाना, उसको आनंद की अनुभूति हो और उसको लगे कि जीवन सार्थक है। शिक्षा के बिना क्या होगा कि आपको कोई विजन ही नहीं होगा, आपको लगेगा ये बेकार है, ये तो मशीनी चीज़ है। जिस तरह से बाकी जीव जंतु हैं वैसे ही हमारा अस्तित्व है, क्योंकि जीवन तो चल सकता है, बिना उसके भी चल सकता है, लेकिन शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाती है। तो सर अब इस सब चीज़ों में एनईपी का रोल भी बहुत आ रहा है, बिकॉज एनईपी इन चीज़ों को समझ रहा है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम एक ग्राफ देखें, लाइक एनईपी 2022 में आया, 2020 में सॉरी, अब 2026 चल रहा है। विद इन 6 ईयर्स के अंदर अगर हम इस पैरामीटर को देखते हैं तो इतना बड़ा चेंज हमें प्रैक्टिकल लेवल पे देखने को नहीं मिलता कि प्रैक्टिकली वो उस लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो। उसके 3 मुख्य कारण हैं, 3 मुख्य घटक हैं जिनके कारण एनईपी बहुत अच्छा है और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ और हर व्याख्यान में अपना उल्लेख करता हूँ। एक विज़न डॉक्यूमेंट है, और विज़न डॉक्यूमेंट को लिखने वाले जो लोग हैं, जो विचार उसमें व्यक्त किए गए हैं, वो कंटेम्प्रेरी वर्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्यों फेल हुआ एनईपी? एनईपी में स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की। अब स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम कब सफल होगा? जब स्टूडेंट्स एनईपी को अपनाएं। राइट। जब स्टूडेंट के दिमाग में कोई पर्पस है ही नहीं, वो तो कह रहा है सीधे मुझे दिल्ली के अच्छी यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है बस, वो बीकॉम के बाद 30 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए, तो ये तो कोई सोच नहीं हुई ना। तो स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए? स्टूडेंट सेंट्रिक में सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एनईपी में स्टूडेंट पर है, स्टूडेंट पे, कि वो एक प्रॉपर करिकुलम का चयन करे जो उसको सीखना है और उसके हिसाब से अपनी एनर्जी और एफर्ट को इन्वेस्ट करे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि टीचर सेंट्रिक तो है नहीं है, और टीचर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टीचर को एनईपी के दर्शन में ढाल पाना में हम असफल रहे हैं पिछले 5-6 सालों में भी, क्योंकि टीचर ने उसको दिल से स्वीकार नहीं किया। पुरानी व्यवस्था है वो उनके लिए राहत की व्यवस्था है, उसमें कोई पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते आने की ज़रूरत है। छात्र जब आपकी जानकारी नहीं रखता है तो किसी भी टीचर से आप पूछे किस छात्र से डर लगता है? जो पहले से टॉपिक पढ़ के आए। अगर छात्र बिना पहले से टॉपिक पढ़ के नहीं आ रहा है, उसको उसकी कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। Exactly. और जो अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से जो क्लासेस संपादित होती हैं वो वही संपादित होती है जिसमें प्रश्न नहीं पूछता है। मैं तो, मेरा सरनेम नगावत है, बट मैं जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ मैं बगावत के लिए प्रेरित करता हूँ। और वो बगावत क्या है? मैं छात्रों को कहता हूँ कि दिन में हर टीचर से एक क्वेश्चन जरूर पूछे। और जिस दिन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा छात्र पर तो शिक्षक पे दबाव बढ़ेगा, शिक्षक भी तैयार होकर के आएगा। अभी शिक्षक आराम की स्थिति में, तैयारी ज़्यादा करने के बाद एक बार आप बन गए, 2-3 साल बाद आपको लगता है कि ये तो रूटीन है। नए पाठ्यक्रम जब तक आप नहीं पढ़ा रहे, नए सोच कर, तो शिक्षक का भी इन्वॉल्वमेंट एनईजी के विजन में होना जरूरी है कि वो बदलें। बिना शिक्षक को बदले शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, बिना छात्र को बदलेगी नहीं। और तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक, की नीति को घोषित करना एक अलग बात होती है, ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स तो फिर के वही रहते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि वेरी लाइट बट टाइट रेगुलेशंस, बट फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती। हमारी यही होती है कि कितने कमरे हैं, कितनी एरिया होना चाहिए, क्लासरूम का क्या होना चाहिए, प्राइवेट वाले के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, गवर्नमेंट के लिए वो पैरामीटर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। तो ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं जो हैं वो भी एनईपी के अनुरूप नहीं बदल पाई। अभी अधिष्ठान आएगा और उसके बाद ईमानदारी से अगर प्रयास होगा तो बिना सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, बिना टीचर, बिना स्टूडेंट के रिफॉर्म के नहीं। और फिर पब्लिक का रोल चौथे नंबर पर आता है कि जब जनता भी उसको स्वीकार करे कि मेरे बेटे को मैं एक चिंतन दूँ कि जो भी तू बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, तो आज आप देख लीजिए कि सिंगर। अभी मैं आपको एक उदाहरण विशेष तौर पर लोगों को देने लग गया कि भाई वैभव सूर्यवंशी के पिताजी को लगा कि एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, उस पर एनर्जी इन्वेस्ट की। आज 15 साल की उसकी उम्र नहीं है और वो एक सेलिब्रिटी स्टार क्रिकेट प्लेयर वो है।
तो एग्जैक्टली। क्या है, तो उसमें कौन सी बुराई है? उसने अचीव किया लाइफ में। अब आप उसको दूसरे ढंग से आके साहब वो तो 10वीं पास भी नहीं है, उसको कोई शिक्षा ही प्राप्त नहीं हुई। तो समाज में ये बदलाव आ तो रहा है, लेकिन ये और समाज को भी ग्रास्प करने की जरूरत है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ प्रतिभा की झलक मिलेगा, जो Right. रुचि की झलक मिलेगी, रुचि वाले क्षेत्र में ही प्रतिभा दिखर सकती है। सर काफ़ी लोग ना इस चीज़ से बड़ी आपत्ति दिखाते हैं कि जो NEP में एक रिफॉर्म आया है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आप एक बात कही कि एजुकेशन सबके लिए ओपन होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसको वो एक एज अ चैलेंज भी कंसिडर करते हैं। चैलेंज ये कुछ समय तक अभी और हो सकता है, क्योंकि हमारे कुछ अंधविश्वास है, मान्यताएं, उनके आधार पर ये आगे आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। क्योंकि मैं अवगत हूँ इस बारे में कि एक प्रोजेक्ट था जिसको कि उसका नाम है ह्यूमन कॉग्नोम प्रोजेक्ट। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट था कम्युनिकेटर, कि हमें एक ऐसा AI सॉल्यूशन डेवलप करना है कि वो मशीन जो है वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में, किसी भी बैकग्राउंड में बात कर सकती है। तो उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि मान लो वो मशीन को एक नायला ग्राम में रहने वाली एक ग्रामीण महिला बात करती है, तो वो उस नायला ग्राम में रहने वाली ग्रामीण महिला की बोली से समझ जाए कि ये किस बोली में इसको समझ, इसकी क्या रुचियाँ हैं उसको समझ जाए, और वो जिन लोगों के बारे में, तो उसके पास क्योंकि डेटाबेस, तो अब टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म होने वाला बहुत जल्दी। तो लैंग्वेज को उस बात को नहीं देंगे, पर खुद की भाषा में ये है कि जो जिस भाषा में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, खुद की भाषा, तो जो भाषा आप समझते हैं उसमें आपके दिमाग का चिंतन खुलने की संभावना बढ़ती है। पर साथ ही साथ ये भी है कि यह भी देखा गया है कि एक से अधिक भाषा को जानने वाले लोग ही ज़्यादा सफल हुए, कोई केवल एक ही भाषा को जानता। तो भाषा केवल माध्यम है, ये मानना होगा हमें कम्युनिकेशन का, भाषा का कोई महत्व नहीं है। तो आपको भी कई ऐसे हैं, मैं खुद सुनता हूँ, जब मेरे को तमिल का एक शब्द नहीं आता था तब मैंने तमिल गाने सुने, तो उसमें मुझे संगीत का मज़ा आ रहा है, तो मैं शब्द नहीं समझ रहा हूँ कि क्या भाव है, क्या कह रहा है, क्या लिरिक्स है, लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद आ रहा है तो मैं सुन रहा हूँ। तो मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ 1980s की, कि 1980s में मेरे पास तमिल गानों की इतनी कैसेट्स थी। अब क्या आपको तमिल आती है? मैं तो हार्डली उसके बाद कुछ एक किताब लेने के बाद भी 2-4 शब्द ही सीख पाया उसके, लेकिन संगीत का आनंद है ना। तो मैं अभी तो रशियन संगीत को भी सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अरेबियन म्यूज़िक को भी सुनता हूँ। मैं उनकी भाषा को तो नहीं समझ पाता, लेकिन म्यूज़िक हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, तो उसका एक अच्छा लगता है सुनने में। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ भाषा तो कोई बैरियर नहीं रहेगी आने वाले समय में, तो भाषा के बारे में खुला सोच होना चाहिए। और ये कह देना गलत है कि भाषा से किसी व्यक्ति का पहचान होनी चाहिए या उसके अंदर क्षमताएं बढ़ती या घटती हों। राइट। तो मेरे को कई जगह ये कहने का मौका मिला, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर कहते हैं कि विज्ञान की भाषा क्या है, साइंस की लैंग्वेज क्या है। तो आपसे मान लो पूछें साइंस की लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो भारत में आप ज़्यादातर लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो वो कहेंगे इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यही लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइंस की ज़्यादातर एजुकेशन भी इंग्लिश में दी जाती है, और हम एक ब्रिटिश कॉलोनी रहे, तो हमारा चिंतन में इंग्लिश ही है। बट डू यू नो सर आइजैक न्यूटन जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर किस लैंग्वेज में लिखे? नहीं सर, नो आइडिया। वो इंग्लिश में नहीं थे, वो लैटिन में थे। तो सर आइजैक न्यूटन के टाइम में एकेडमिक डिस्कोर्स की लैंग्वेज यूरोप में लैटिन थी। इंग्लिश को एक काम चलाऊ बाजारू भाषा के तौर पर ही देखा जाता था। इफ़ यू आर ए स्कॉलर यू आर सपोज टू राइट इन लैटिन एंड ग्रीक, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन इंग्लिश। अब हमारे यहाँ पर आज क्या सोचा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में हैं तो आप ज़्यादा माहिर हैं। आप लोकल भाषा में, बांसवाड़ा की भाषा में बोल दें, वागड़ी में बोल दें, गुजराती में बोल दें, मराठी में बोल दें, भोजपुरी में बोल दें, तो ये हमने मान्यताएं कॉलोनियल माइंडसेट में बनाई है। भोजपुरी में बोल दें वही शब्द, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति तो अगर हो गई कम्युनिकेट, अब कोई व्यक्ति भोजपुरी में बोल रहा है, दूसरा भोजपुरी नहीं जानता है, तो लैंग्वेज तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फेल्योर तो वही हो गया। बट अगर बात सामने वाले को समझ में आ गई तो शब्द क्या है, उच्चारण क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है विशेष तौर के ऊपर। तो जैसे कह रहे हैं कि भाई वो लैटिन और ग्रीक ये थी। इंग्लिश कब साइंस की लैंग्वेज प्रोमिनेंट के तौर पर बन पाई है? तो ओनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, when many scientists from different parts of the Europe shifted to the America because of the World War situation. Albert Einstein, a
साइंटिस्ट हु वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश हैड टू मूव टू अमेरिका। तो फिर वो एक अमेरिकन इंग्लिश जो है वो प्राइमरली आज की तारीख में साइंस में जितना भी पब्लिकेशन हो रहा है उस नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के हिसाब से आप कहेंगे तो हो सकता है आप कह दें कि भाई प्रोमिनेंट ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिकेशन उसमें हो रहे हैं। यद्यपि अभी भी रशियन में भी हो रहे हैं, चाइनीज़ में भी हो रहे हैं, जापानीज़ में भी हो रहे हैं, फ्रेंच में भी हो रहे हैं, जर्मन में भी पब्लिकेशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हु इज परसुइंग साइंस इज स्पीकिंग इंग्लिश। राइट। तो आपको लग सकता है तो भाषा तो बदलती है। तो मेरा तो एक अपील रहती है हमेशा, मैं अपने एकेडमिक साथियों को कहता हूँ कि मानव समाज को अगर आगे बढ़ना है तो पूरे विश्व की एक भाषा कालांतर में स्थापित होनी चाहिए। कहीं भी आप रहें वो एक ही भाषा बोलें, बट इसको इवॉल्व होने में, क्योंकि हमारे बीच में इतने मतभेद हैं कि इस चीज़ को इवॉल्व होने में समय लगेगा। लेकिन इसके निशान आपको अभी से नज़र आ रहे हैं कि जो स्लैंग्स बन गई है वो यूनिवर्सल है आजकल। कई चीज़ें जो हैं, जो स्माइली है, इमोशन है, किस इमोटिकॉन्स जो आप यूज़ करते हैं वो किसके हैं? नमस्कार का भी जो चिन्ह है वो किस भाषा का है? बेसिकली हाई फाई है सर। हाँ, तो वो शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि ये शुरुआत रुझान है और अंत में ये होगा कि पूरे विश्व में एक ही भाषा में संवाद, और हम सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर लें और वो देखें। तो कई बार देखते हैं कि अलग अलग लोग हमारे यहाँ पर अलग अलग एरिया से लोग आए, जो भारत में आए, हमने उनकी भाषाओं को भी स्वीकार किया। और जो राजस्थान के इलाके में भी फारसी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो जयपुर के राजघराने में भी आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं फारसी में हैं, और लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखे को फारसी क्या नहीं, वो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो आप किसी भी भाषा को हमने सीखा, तो हमने जो देखा तो उर्दू जो हमारे यहाँ पर विकसित हुई, जो कोई पहले भाषा थी नहीं, हमारे यहीं पर विकसित हुई और एक भाषा बन गई, और उसमें भी अच्छी काव्य अभिव्यक्ति हुई, और लोगों को आज भी शेर व शायरी जो रुमानियत है वो उसी में आती है। तो ये मेरा मानना है कि भाषा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको उसी तरह से लिया जाए, उसको राजनीति नहीं माना जाए, उसको माध्यम ही माना जाए। अल्टीमेटली ये है कि जो विज्ञान की भाषा आप कहें तो वो मैथमेटिकल लैंग्वेज, राइट, भौतिक शास्त्र, जिन चीज़ों में मैंने संशोधन किया वो किसी भाषा में नहीं है। वो अल्फा बीटा गामा को यूज़ करना पड़ता है, वो ग्रीक कैरेक्टर्स हैं, वो अंग्रेजी में भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये भाषा का विवाद को हटाया जाए, और ये निश्चित तौर पर है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जिस बोली में, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, उसकी बोली को भी बराबर सम्मान देते हुए महत्व दिया जाए। लेकिन वो मिक्स भाषा में भी बात करे, तो मैं इसका हमेशा वकालत करता रहूँ कि आप फिजिक्स के, मान लो मेरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में भी हैं और आप हिंदी इंग्लिश सब मिला करके भी लिखते हैं, तो मुझे उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये इवैल्यूएटर का काम है कि योगदान करते समय उससे रोका नहीं जा सकता। तो अभी आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदी जो मोबाइल पर यूज़ की जाती है कौन से स्क्रिप्ट में की जाती है? देवनागरी में। देवनागरी में हिंदी मोबाइल पर बहुत कम लोग लिखते हैं, वो रोमन में ही लिखते हैं। ओके। बहुत सारे लोग जो आप अगर पूरे आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे लिखेंगे आज तो AA आज आप आ जाएं, वो इंग्लिश होती है सर। हाँ, इंग्लिश तो नहीं है, वो स्क्रिप्ट ही केवल चेंज हुई है। राइट। तो ये भी एक भी देवनागरी कभी हिंदी की स्क्रिप्ट थी भी नहीं, क्योंकि हिंदी के लिए बनी हुई स्क्रिप्ट नहीं है वो। तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, पहले से मौजूद है, हिंदी तो बाद में बनी है। देवनागरी का इतिहास पुराना है, तो हमने पहले देवनागरी को यूज़ किया, अब हम रोमन को यूज़ कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को अपना यूज़ करना आता है कि किस तरह से टाइप कीबोर्ड पर जो है हिंदी का कीबोर्ड समझ सकते हैं, वो तो हिंदी में लिख देते हैं। तो मैं जानता हूँ ऐसे मेरे पास बहुत सारे संदेश आते हैं जो पूरी तरह से हिंदी में ही लिखे हुए रहते हैं। लेकिन बाकी अधिकांश लोगों को तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे डॉक्टर को भी लिखना होगा, अब चाहे वो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम है, लेकिन कुछ लिखना होगा, आज मैं लेट हो जाऊँगी तो आज मैं लेट हो जाऊँगी। तो लेट तो इंग्लिश का शब्द है और आज में तो हमने लोगों ने मन से तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये एक राजनीतिक तौर पर ये स्थापित नहीं हो पाया है कि भाषा तो माध्यम है, कम्युनिकेट हो गया तो कुछ भी शब्द हो कहीं के भी हों, और नवीन शब्द भी जो बन रहे हैं उनको भी स्वीकार हर भाषा करती रहती है, और वो हमें कर लेना चाहिए। तो सर इसे यूजुअली आपकी बात से वैलिड है, बिकॉज की लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, बट अब ठीक है लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे आई थिंक, एंड इट वुड कम्स टू अ चेंज। बट सर जैसे अगर हम देखें, अगर इंडस्ट्रीज़ का रोल, हमने एक बात की प्रैक्टिकल एजुकेशन की, अगर इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन बढ़े या पार्टिसिपेशन बढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्किल एजुकेशन में एक गैप आ रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे, शायद ये कोलैबोरेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से स्किल एजुकेशन और बेहतर तरीके से प्रमोट होगी। ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया, और हम यहाँ पर काम भी कर रहे हैं DSU में कि बिना इंडस्ट्री के पार्टनरशिप के एकेडमिया काम
करके और एम्प्लॉयबिलिटी सुनिश्चित नहीं कर सकता। अगर मैक्सिमम एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आनी है तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए दो तरह से इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। पहला तो कि इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से करिकुलम डेवलप हो, वो भी बिना इंडस्ट्री के संवाद से नहीं हो सकता। दूसरी जो ज़रूरत होती है कि कुछ प्रशिक्षण जो है वो इंडस्ट्री के एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में मिले, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि वो इंडस्ट्री में जो चीज़ है, मान लो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर सकते एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो चाहे कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए बच्चों को जो भी सीख रहे हैं उनको वो प्रशिक्षण की सुविधा इंडस्ट्री उपलब्ध कराए, विश्वास करे उस पर कि भाई मुझे आगे चल करके दक्ष व्यक्ति चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे ये सुविधा देनी हो। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम नवीन पाठ्यक्रम भी ला रहे हैं जहाँ पर हम किसी भी डिसिप्लिनरी बाउंड्री को नहीं मानते। तो एक इंडस्ट्री से हमारा संपर्क हुआ है, नोएडा बेस्ड इंडस्ट्री से। उनका काम है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें आप कहें कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काम चल जाएगा, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से काम चल जाएगा, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कुछ एलिमेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो हैं, जो जिनका की नॉलेज, जो एक्सपर्टीज चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल में आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, कुछ कंप्यूटेशनल बेस्ड भी होंगे। तो हम इन्हें इस बार DSU में लॉन्च किया है। तो वो प्रोग्राम की डिप्लोमा इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी मेकिंग ए कोर्स from which only the person would be employable in mobile manufacturing industry. Units, right. But this course we cannot develop without in consultation with mobile manufacturing industry. Right. क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। किसी भी यूनिवर्सिटी में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट आप नहीं लगा सकते, इतना पैसा नहीं जुटा सकते। लेकिन हमें मालूम है कि अगर देश में मोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना है और भारत पूरे विश्व को मोबाइल सप्लाई कर सकता है मैन्युफैक्चर करके, तो हमें मैन पावर चाहिए, तो हमें ट्रेन चाहिए। तो हमें ये मानसिकता छोड़नी होगी कि डिप्लोमा का मतलब है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन सिविल और इस तरह से। हमने कहा डिप्लोमा इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिप्लोमा विच हैज बीन डिजाइन सो एज टू प्रोवाइड द मैन पावर फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। वो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस एरिया में ग्रोथ हो रही है, जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस तरह का आज की तारीख में काम हो रहा है, तो यही मैंने ज्वाइन करने के बाद भी यही पाया कि भाई डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को भी चेंज करना होगा। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जो है वो पुराने वाला रखें, जो हमारे टीचर ट्रेंड हुए थे जिसमें 20 साल 25 साल पहले, तो वो तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट। तो हमने हमारे यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप है मर्सिडीज बेंज से, मारुति से, हुंडई से, उनके कंसल्टेशन में करिकुलम, और उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अब मेरे एक कैंपस में मर्सिडीज बेंच खड़ी हुई है, जिसपे हम मर्सिडीज बेंच पे ट्रेनिंग देते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस और उसके डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट टाइप को। अब आप यहाँ मर्सिडीज बेंच क्या मेरी यूनिवर्सिटी खरीद सकती है? अगर संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी होती है। तो इंडस्ट्री को भी समझना होगा, उनको आगे आना होगा, वो किसी संस्थान को अपनाएं, वहाँ से स्किल मैन पावर के लिए वहाँ पर अपना करिकुलम डेवलप कराएं। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो मैं इंडस्ट्री वालों को कह रहा हूँ, जब भी मेरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से बात होती है, हम लगातार टच में रहते हैं, तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि कौशल के क्षेत्र में केवल दक्ष व्यक्ति जो है, कौशल में जिसने हुनर में धुरंधर बन गया है, वही व्यक्ति प्रशिक्षण दे सकता है। तो हम उनको कह रहे हैं कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो चाहे एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी में काम करें, 1 घंटे के लिए चाहे पढ़ाएं, वो जानते हैं क्या। तो एक तो ये बात आवश्यक है। और अंतिम चौथा बिंदु जो ये है कि जब तक ये आवश्यक नहीं किया जाएगा कि जो कौशल से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं और जो शिक्षक हैं उसको यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, उनको 5 साल में कम से कम 6 महीने यूनिवर्सिटी के खर्चे पर इंडस्ट्री के एक्चुअल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करना ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के आप प्रोफेसर हैं, तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की किसी भी कंपनी, आपकी चॉइस, मारुति लो, चाहे आप हुंडई लें, चाहे आप एनीवन टाटा लें, और उसमें जाएं और 6 महीने तक वहाँ पर काम करें और वहाँ देख के आएँ कि क्या कैसे काम हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पर योगदान दे पाएंगे। अब ये हुआ कि आप एक बार टीचर रिक्रूट हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और फिर आपको इंडस्ट्री का ही नहीं, इंडस्ट्री भी आपको बुला नहीं रही है, आप इंडस्ट्री में जा नहीं रहे,
तो अब क्या होगा कि किसी भी टीचर को, क्योंकि फाइनेंशियल जो हमारे यहाँ पर स्थिति रहती है, तो हम कह दें कि साहब आपको छुट्टी लेके ट्रेनिंग पे जाना है, अपने खर्चे पे, तो वो नहीं जाएगा। इसलिए हमें यूनिवर्सिटी की कॉस्टिंग में ही इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये मैं मांग उठा रहा हूँ, अभी तक इसके प्रावधान नहीं किए गए कि टीचर्स के लिए 5 महीने तक इंडस्ट्रियल या जो एक्चुअल ऑन जॉब ट्रेनिंग के एनवायरनमेंट में हर 5 साल में, फिर 5 साल हो जाएं फिर आप जाएं, ताकि आपको लेटेस्ट और अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन हो। तभी सर आप उसे नई जनरेशन को पास ऑन कर पाएंगे तभी ना, जब आप खुद अपडेटेड होंगे, देन ओनली यू कैन गिव द राइट इन्फॉर्मेशन। तो इस तभी आपकी इमेज भी सुधरेगी। अदरवाइज तो क्या है कि स्टूडेंट समझता है जब जॉब में जाता है कि मेरे टीचर को तो कुछ भी नहीं आता था। वो मजाक में से कहते थे ना कि अब साइन कॉस थीटा का क्या फ़ायदा, ना इतना टाइम हो गया, राइट। सर इफ़ आई आस्क यू कि स्टिल इंडिया में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अब्रॉड में जाके पढ़ना रेदर देन स्टडिंग इन द होम कंट्री, इसका आप क्या मेन रीज़न समझते हैं कि लाइक उसमें कुछ, एक तो जो मैं अपने अनुभव से ही कह सकता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, तो मैं अलग अलग ढंग से इसको देख के आपको बता सकता हूँ कि वो कुछ अच्छे विश्वविद्यालय जो हैं, विश्व के नामचीन विश्वविद्यालय जो हैं, उनमें काफ़ी बेहतर है। इंडिया में एम्फेसिस ऑफ टीचिंग जो है वो बुकिश नॉलेज के ऊपर ज़्यादा है, जिसको एक तरह से कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पर। तो अगर किसी एक स्टूडेंट को भारत के विश्वविद्यालय के बजाय कोई भी नामी विश्वविद्यालय भी भारत का भले ही आप ले लें और वो स्टैनफोर्ड में जा कर के पढ़ता है, तो उसको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आता है कि भाई यहाँ पर जो है मुझे सुना भी जा रहा है, मेरे पास संभावनाएं भी हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, आप टीचर को भी फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। अगर मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो लोग मुझे अशोक ही कहेंगे, मुझे कोई प्रोफेसर अशोक और ऐसे किसी नाम से नहीं, डॉक्टर अशोक या सर ऐसे नाम से नहीं बुलाया जाएगा, सीधे कह देंगे अशोक ये क्या होता है बताइए, तो उसका बुरा नहीं माना जाता है। तो एक तो उस कल्चरल से वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि हमारे यहाँ से भी जो लोग इवन IIT से करके भी जो लोग बहुत बड़े सफल CEOs बने हैं, उनको वहाँ की एजुकेशन का एक्सपोजर मिला है पहले कई लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिला है, वो सीधे ही IIT के बाद वहाँ पर उन्होंने अपना करियर बिल्ड कर लिया है, बट अधिकांश लोगों को देखेंगे कि वहाँ के सिस्टम का मिला है। तो या तो हम वो सिस्टम हमारे यहाँ पर लाएं कि उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो कि लर्निंग प्लेस जो है वो एक्टिविटी और उन सब चीज़ों का हो, तो विदेश जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा कुछ ये है कि हम जो है विदेश में एजुकेशन इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है वहाँ पर चाहे क्वालिटी नहीं है फिर भी हम जा रहे हैं। तो अगर कोई यूक्रेन में जाकर के और रशिया में या चाइना में जाकर के मेडिकल डिग्री कर रहा है, तो कई बार केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत में मेडिकल डिग्री के लिए उसका एडमिशन हो ही नहीं रहा है, तो उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो कोई ड्रीम टेबल नहीं है क्योंकि उसका यहाँ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सर एक्सेप्शनली केस हो गया, और वो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर पहचान तो डॉक्यूमेंटेशन की है, भाई एक बार MBBS हो गई, फिर यहाँ पर एक एग्ज़ाम दे लीजिए, जैसे तैसे पास हो गए तो आपको मेडिकल प्रोफेशन का बन जाएगा, तो वो जो योग्य न भी हो तब भी वो मिल जाएगा। तो वो हायर एजुकेशन विदेश की तो कोई महत्व नहीं रखती। तीसरा ये है कि एक ट्रेंड भी होता है, जब व्यक्ति अमीर परिवार से बिलोंग करता है तो वो एक ट्रेंड के तौर पे हो जाता है। आप बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी ग्रुप के भी देखेंगे, उनकी एजुकेशन भी बाहर हुई तो वो एक ट्रेंड के तौर पर भी हो जाती है, भले ही उनका उस एजुकेशन से ज़्यादा उनको फ़ायदा न भी हुआ हो, क्योंकि वो अपने आप ही घर में ही ट्रेंड हो गए, क्योंकि घराना बिजनेस जब होता है तो हाँ, घराना बिजनेस की ट्रेनिंग घर में ही हो जाती है, वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मतलब उसके लिए कोई संस्थान से MBA करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़े घराने में हैं, आपका बड़ा बिजनेस घर से सर्टिफाइड हो रहे हैं, वैसे ही सेल्फ सर्टिफाइड काफ़ी होता है। लेकिन वो भी गए तो एक खाली सिंबल के लिए होता है कि कई लोग जो कहते हैं, बट दूसरा ये है कि जितनी विविधता विश्वविद्यालयों में वहाँ पर है, ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है, स्टैनफोर्ड में है, कैलटेक में, बट ये गिने चुने बहुत सारे ऐसे विदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका है कि लेवल बहुत भारत से ख़राब है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। तो उनके अपने रीज़न होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं फॉरेन में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बेटर डिग्री वो एक सर वही ना आपने कहा ना ट्रेंड है। हाँ, तो ट्रेंड है, तो संस्थान को देख करके ही तुलना होता है। अगर विदेश में आप अच्छे संस्थान पे जा रहे हैं जिसमें आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए ज़्यादा संभावनाएं मिलती हैं,
तो आप ये कैसे नकार सकते हैं कि MIT यानी बोस्टन शहर के 2 विश्वविद्यालय MIT और हार्वर्ड ने कितने सारे परिवर्तन दुनिया में ला दिए। उन्होंने कितना बदलाव दुनिया में कर दिया। उनके कितने औद्योगिक संस्थान नए बन गए हैं, उनके कितने प्रोडक्ट जो उन्होंने दुनिया को दिए हैं मतलब। तो अब हम उनको केवल यूँ कह दें कि नहीं साहब देश में ही रहना चाहिए। तो अगर आपको MIT हार्वर्ड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हमारे तो अधिकांश लोग इसलिए नहीं ले पाते हैं कि पैसा आप अफोर्ड कर नहीं सकते। तो मेरी डॉटर भी जब बाहर पढ़ने गई तो मैं लगा उसका जो आर्थिक संकट जो हमारे ऊपर आया, तो क्योंकि एजुकेशन तो बहुत महंगी है हमारे यहाँ, तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी कॉस्ट नहीं आती है। और दूसरी जो मुझे उनकी विशेषता लगी, जिसकी मैं वकालत करता रहता हूँ और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करना, भारत में एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होती है। जब बच्चा BA MA कर रहा है तो पेरेंट्स सारा खर्चा उठाते हैं और उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 20 घंटे काम करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं, चाहे आप अमेरिकन नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, क्योंकि अमेरिकन पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। तो मैं अपने विद्यार्थियों को, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में था, तो ये कहता था कि आप प्रिंसटन के छात्र से मुकाबला इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 20 घंटे काम करने के बाद वो कोर्सेज को अटेंड करता है और उसमें जो गंभीरता है, आपकी तो सारी सुख सुविधाओं का खाना बना करके प्लेट में लगाने तक का काम माँ बाप कर रहे हैं। तो आपको तो प्रिविलेज हैं, आप तो भले ही आपको शाही नहीं माना जा रहा है, आप गरीब देश के नागरिक अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत ही अधिक प्रिविलेज हैं। वहाँ पर US में जो व्यक्ति प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो US सिटीजन हो, चाहे चाइना से आया हो, चाहे इंडिया से आया हो, वो एक कमिटमेंट, एक विज़न से आया है। उसके बाद 20 घंटे जब वो कॉफ़ी शॉप, डिश वॉशिंग, होटल, इस तरह के काम करता है तो उसमें डिग्निटी ऑफ स्किल भी आ जाती है। हमारे यहाँ पर कौन से विद्यार्थी है जो हमारे देश के नामचीन विश्वविद्यालय जो हैं उनमें इस तरह का कॉफ़ी शॉप में काम करता है? मेरे विश्वविद्यालय में है, लेकिन तो मुझे इस बात का गर्व होता है। मैं कहता हूँ मेरे विश्वविद्यालय में डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जो रैपिडो चलाते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो 2 घंटे 3 घंटे रैपिडो चला रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम की फीस भी कम है, लेकिन मैं उनको अच्छे विद्यार्थी मानता हूँ क्योंकि वो चला रहे हैं तो उनको गंभीरता का पता है कि जीवन के संघर्ष का उनको पता है। फिर जो भी वो करेंगे, वो जब भी वो कार्य करेंगे वो सफल होंगे। और बाहर की जब कंपनी भी प्लेसमेंट के लिए आती है तो मैं यही कहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय की विशेषता ही यही है कि हमारे यहाँ पर गरीब तबके से, संघर्षशील एनवायरनमेंट से आकर के लोग प्रशिक्षित होते हैं, क्योंकि हम कोई एलिट स्कूल नहीं है। बहुत सारे एलिट स्कूल से वहाँ पर सभी सुविधा संपन्न है। तो हमारा बच्चा जब भी जहाँ पर भी जो कंपनी हायर करेगी वो पूरे समर्पण से ग्रोथ को कमिटेड है, क्योंकि उसने एक ग्राउंड जीरो से चीज़ें ग्राउंड जीरो से उसने शुरू किया है। तो ये DSU की विशेषता है कि ये वो एलिट यूनिवर्सिटी नहीं होकर के गरीब सेक्शन के लिए, समाज के उन एक्सपीरियंस उनके कमिटमेंट के बेसिस पे, और हम उन छात्रों पे गर्व करते हैं जो कि कुछ काम भी कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ अगर मुझे छूट मिल जाए नीति निर्धारण की कि 20 घंटे काम करना हर हायर एजुकेशन प्रोग्राम में ज़रूरी हो, चाहे आपके पिताजी अरबपति हों। ये एक ज़रूरी फीचर ही बना दिया जाए ताकि उसको डिग्निटी ऑफ वर्क आएगा। तो मैंने एक डायलॉग सुना था मुग़ल आज़म फिल्म में, जो बहुत पहले मैंने देखी थी, कि इसकी परवरिश रेगिस्तान के तपते जंगलों में ले जा कर के करो ताकि इसको पता चले। सलीम के बारे में मान सिंह को महाराजा अकबर कह रहे हैं कि इसको ले जाओ यहाँ से, क्योंकि महल के एनवायरनमेंट से प्रशिक्षण नहीं होता है। प्रशिक्षण तो रियल जहाँ पर युद्ध होना है वहाँ पर होगा, राजा का भी जो होगा। तो ये डायलॉग मुझे जिस फॉर्म में याद है तो वो मुझे अच्छा लगा उस समय में, जब मैं युवाई होऊंगा तभी मैंने ये फिल्म देखी होगी। पर यही एक संदेश है कि जब तक सही ग्राइंडिंग नहीं होगी एजुकेशन में, तो यानी अगर आप कॉलेज में आकर के ग्राइंडिंग के कारण प्रेशर को महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा वो दबाव आपको महसूस नहीं हो रहा है और पूरी तरह से आप आनंद में हैं, तो फिर आपका भविष्य भी क्वेश्चन में ही रहेगा। सर, इफ़ आई आस्क यू कि इफ़ देयर इज़ अ चांस कि आपको हायर एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन चेंज करने का मौका मिले, कि आप एक रिवॉल्यूशनरी चेंज कर सकें, सर वो क्या होगा? मैं तो यही चेंज जो अभी अलग अलग शब्दों में तो मैंने आपको बताया ही कि पहला चेंज मैं ये चाहूँगा। सर एक ही चेंज करना है, एक ही चेंज करना है, जस्ट पॉइंट वन ओनली, 1 पॉइंट ओनली। तो मैं हायर एजुकेशन में स्किल एजुकेशन यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दें। विदाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग देयर इज नो मीनिंग। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ स्किल रिलेटेड लर्निंग यानी साइकोमोटर डिवीजन लर्निंग, बिकॉज कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग वी डू नीड फॉर एकेडमिक रिसर्च,
अगर आपको फिजिक्स में रिसर्च करनी है, सोशल साइंस में रिसर्च करनी है, तो एकेडमिक डोमेन ऑफ लर्निंग इज सफिशिएंट, बट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज इन स्किल्स सेक्टर. Maximum employability, maximum life activity is related to skill education. So making skill education compulsory, downgrading academic education, but not undermining it to that level कि भाई आप ये कह दें कि हमारे पास नए थिंकर, नए रिसर्चर्स नहीं हो, तो उसके महत्व को, क्योंकि मैं खुद तो एकेडमिक डोमेन से ही आता हूँ, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ कि महत्व जो ज़्यादा दिया जाना चाहिए, तो skill education, but it would be very costly affair also, because we have to create skill infrastructure. Exactly. We have to change the philosophy of the society. We have to make an environment where skill learning can be fostered and where all skills are taken with equal dignity. So even जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था टू कंक्लूड करने के लिए, मेकिंग ए कप ऑफ टी also requires skill. And whether you call it a school education or higher education या NCRF level 4 or NCRF level 5, it doesn't matter. It is a skill which can be evaluated by anybody. Exactly. When you just test the cup of tea and then you realize कि the person has mastered on it. And so is true in the music कि आपके घराने में आपको मान्यता मिल गई कि आप माहिर हो गए हैं, तभी आप माहिर हो गए हैं. कितने ही रियाज के बाद ही आप महारत हासिल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने शास्त्रों के बारे में या रागों के बारे में, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में कोई एकेडमिक लर्निंग प्राप्त कर ली हो. तो म्यूज़िक भी उसका एग्जाम्पल है कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस के बाद अगर तालियां बजती हैं तो आप में स्किल है. अगर तालियां नहीं बजती हैं, इम्प्रूवमेंट. हाँ, डिग्री आप दिखाएं तो उससे कोई ताली नहीं बजती है कि आप प्रोग्राम में चले जाएं संगीत के और अपने डिग्री दिखा रहे हैं, मैं MS इन म्यूज़िक हूँ स्टैनफोर्ड से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है. क्योंकि और जीवन के अधिकांश क्षेत्र स्किल के ही हैं. केवल चिंतन, दर्शन, जो हम फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ PhD, डिलीट, ये जो डिग्री हैं जहाँ एकेडमिक रिसर्च की बात होती है नए ढंग से, तो वो प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज होती है. स्किल्स उनमें भी हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में भी मैथमेटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है आज की तारीख में, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स उसमें भी हैं. लेकिन वो प्राइमरली ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से है. बट रिसर्च इज़ ऑल्सो pushed forward by doing research activity for longer period of time. You become an expert and not in a day or two. Thank you so much sir, it was an honor to have you really. Thank you. एजुकेशन, आज यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ ग्रेजुएट्स बनेगी या ग्लोबल लीडर्स. और आज की कॉन्वर्जेशन ने एक बात तो क्लियर कर दी, इंडियन हायर एजुकेशन एक टर्निंग पॉइंट पर है. Thank you so much sir for such a powerful conversation. The insight were not just academic, they were practical, real and future based. अगर आप स्टूडेंट हैं या एजुकेटर हैं या फिर पेरेंट हैं या सिंपली इंडिया के फ्यूचर को लेकर क्यूरियस हैं, तो एक बात याद रखिएगा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कीप लर्निंग, कीप अडेप्टिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.